आपका अक्षर दुनिया वेब चैनल में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी भोपाल से। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। उस वीडियो में मिश्रा ब्राह्मण समाज पर अभद्र भाषा का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। इसके विरोध में सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मिश्रा को कांग्रेस पार्टी से निष्कासित करने की मांग की गई। इस आयोजन के पीछे क्या उद्देश्य आपका? के मिश्रा जी ने ब्राह्मण समाज के लिए अभद्र टिप्पणी करी। हम उसके लिए पार्टी हाईकमान से उनकी निष्कासन की मांग कर रहे हैं, कार्रवाई की जाए और निकट भविष्य में कोई भी इस तरह की समाज के ऊपर टिप्पणी न हो। उन्होंने हमारी मातृशक्तियों को टारगेट करके इस तरह की भाषा का उपयोग किया। आप सबके सामने हम चाहते हैं कि पार्टी हाईकमान इस पर कोई एक्शन ले, उनको जल्दी से जल्दी पार्टी से निष्कासित। अगर नहीं हुई मांग आपकी पूरी तो आपका अगला कदम? ब्राह्मण समाज में मातृशक्तियों ने आह्वान किया है कि 51 बाल बटुओं के साथ अभी उनकी सद्बुद्धि के लिए एक आहुति यज्ञ कराएंगे और अगर उसके बाद नहीं हुआ तो पूरा ब्राह्मण समाज लामबंद होकर आंदोलन की तरफ आगे बढ़ेगा। क्या उसका देखिए, उसका जो लोगो है, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आज सर्व ब्राह्मण युवा समाज आज इकट्ठा हुआ है नाइन मसाला में और आप सबके माध्यम से, चैनलों के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि पीसीसी के जो प्रवक्ता हैं माननीय के मिश्रा जी, उनके द्वारा जो अभद्र टिप्पणी ब्राह्मणों के लिए की गई है, और ये आपके माध्यम से और बता देना चाहता हूँ कि जब ब्राह्मणों के अस्तित्व को संकट आया है या उनके ऊपर कोई अभद्रता जैसी कोई टिप्पणी की गई है तो सारे ब्राह्मण समाज एक होकर के काम करते हैं। और इसी संदर्भ में आज सारी पूरी टीम, हमारी माताएं बहनें और सारे लोग हमारे बैठे हुए हैं और मैं पीसीसी से अनुरोध करना चाहता हूं कि जिन्होंने भी इस अभद्रता की टिप्पणी की है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें या वो सार्वजनिक रूप से ब्राह्मण समाज से माफी मांगे, क्योंकि वो भी ब्राह्मण समाज के ही बेटे हैं, पुत्र हैं और हम सबके सम्माननीय रहे हैं। मेरा केवल एक कहना है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो ये तय है, माना जाए कि सारे ब्राह्मण संगठन जो भोपाल के अंदर काम कर रहे हैं वो सारे एक मंच पर होंगे और फिर ये डिसाइड होगा कि आगे हमें किस रणनीति पे काम करना है और एक विशाल आंदोलन का स्वरूप लेगा। तो मेरा ये निवेदन है कि पीसीसी से और के मिश्रा जी से कि वो जल्द से जल्द इस बात पर अमल करें और सारी ब्राह्मण समाज से माफी मांगें। धन्यवाद। भाई सबके सिलसिले में सर्व ब्राह्मण युवा समिति का संभाग संयोजक आशीष भार्गव आपको बताना चाहूँगा और आपके माध्यम से उन तुच्छ मानसिकता वाले नेताओं को भी ये सूचना देना चाहता हूँ कि जो ब्राह्मणों के ऊपर आपने कुछ भी अभद्र टिप्पणी करके अपने आप को फेमस होने का जो तरीका ढूंढ रहा है ये गलत है। ये लुटिया आपकी तो डुबाएगा ही डुबाएगा, लेकिन आप जिस पार्टी के साथ खड़े हैं ना उस पार्टी को भी डुबा देगा। ब्राह्मणों की शक्ति का परीक्षण करने की भूल ना करें। ये संकेतक भाषा में मैंने बोल दिया है, आगे आप स्वयं समझदार हैं। किसी भी पार्टी के किसी भी व्यक्ति को ब्राह्मणों पे अभद्र टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। अब क्या आप सीधे सीधे करने लगे हो? सीधे सीधे यदि युवा ब्राह्मण शक्ति ने अपना प्रचंड तेज आपको दिखा दिया तो आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। तो आदरणीय जो तुच्छ मानसिकता वाले जो नेता हैं, चमचागिरी जो करते हैं बड़े नेताओं की, छुटभैया नेता, उन लोगों से मेरा कहना है कि वो जरा संभल जाएं, अन्यथा खुद तो डूबेंगे, जिस पार्टी में उस पार्टी को भी ले डूबेंगे। जय परशु। और वहीं डॉक्टर इंद्रेश गजभिये डॉक्टर अंबेडकर महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली के अध्यक्ष हैं और वहां 13 अक्टूबर को मुंबई में एक सम्मेलन का आयोजन करने जा रहे हैं। इस विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए आपको लिए चलते हैं हमारे संवाददाता सुमेध वाघमारी के पास। इस समय मौजूद है डॉक्टर इंद्रेश गजभिये जो कि डॉक्टर अंबेडकर महानिर्माण भूमि स्मारक समिति दिल्ली के अध्यक्ष हैं। सर, आपका आने वाले दिनों में मुंबई में कार्यक्रम है, तो हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। साथियों, जय भीम। मैं इंद्रेश गजभिये, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर महापरिनिर्वाण भूमि कमेटी दिल्ली और पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर मध्य प्रदेश शासन। मित्रों, आप सबको अभी पहले तो मालूमात नहीं थी कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली में है और बाबा साहब की जन्मभूमि इंदौर महू में है। खासकर दीक्षा भूमि नागपुर और चैत्य भूमि मुंबई के बारे में ही जानकारी लोगों को थी, लेकिन अभी हमने पिछले 1990 से इनकी खोज की, पहचान की और जन्मभूमि महू में स्मारक तो बना दिया। वहाँ लाखों की संख्या में लोग आते हैं, लेकिन महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली का अभी वो जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिला है।
हमने जब ये मांग शुरू की उस समय वीपी सिंह साहब देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन भारत सरकार में बनाया था, जिसमें मैं और नानक चंद रत्तू जी बाबा साहब के पीए और उनके साथी सोहनलाल शास्त्री, शंकरानंद शास्त्री थे। तो हमने नानक चंद रत्तू जी के साथ में वो बाबा साहब जिस बंगले में रहते थे, जहाँ मृत्यु हुई, जहाँ संविधान लिखा, जहाँ बुद्धा एंड हिज धम्मा ग्रंथ लिखा और जहाँ रहकर उन्होंने नागपुर की दीक्षा का पूरा रूपरेखा फाइनल की, नागपुर जाके दीक्षा दी और वापस दिल्ली में आके उनका निधन महापरिनिर्वाण हुआ। अब हमने जो आंदोलन चलाया 2000 से कि बाबा साहब के महापरिनिर्वाण भूमि पे स्मारक बनना चाहिए, तो जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो हमने नागपुर में रेल रोको आंदोलन की रैली की थी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने हमें बुलाया था और हमने वहाँ प्रधानमंत्री जी से भेंट की। तो उन्होंने 110 करोड़ रुपए स्मारक के लिए मंजूर किए थे और एक स्मारक का डिज़ाइन उन्होंने दिल्ली का मंजूर किया था। अब स्मारक 2018 में बन चुका है और संविधान की खुली किताब के जैसा बहुत ही विश्व स्तर पर सुंदर है और उसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने किया है। लेकिन हमारी 3 मांग अभी भी बाकी है। हमने ये जो आंदोलन चलाया है, ये आंदोलन गैर राजनीतिक है। इसमें चाहे किसी भी पक्ष, किसी भी पार्टी के लोग हों, चाहे वो भाजपा से हों, कांग्रेस से हों, बहुजन से हों, रिपब्लिकन से हों, समाजवादी से हों, जो बाबा साहब को मानते हैं, सब लोग इस आंदोलन में कमेटी में हैं और सब लोग हम जो मिल के आंदोलन चला रहे हैं। हमारी पहली मांग है कि बाबा साहब के अभी दिल्ली के महापरिनिर्वाण भूमि स्मारक को केवल 1 एकड़ भूमि दी गई है, जो बहुत ही छोटी है। तो हमने आजू बाजू के जो 8 बंगले हैं आसपास के, उनको भी आवंटन करने की मांग केंद्र सरकार से की है। और जैसा गांधी समाधि राजघाट के लिए कानून बना है संसद से भारत सरकार के कि जो भी विदेश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दिल्ली आएगा तो वो गांधी समाधि पे फूल चढ़ाने राजघाट जाएगा, तो वैसा ही कानून बाबा साहब के इस महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली के लिए चाहते हैं कि वहाँ भी विदेशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आए तो बाबा साहब के स्मारक दिल्ली में जाएं। और हमारी तीसरी मांग है कि बाबा साहब के स्मारक दिल्ली महापरिनिर्वाण भूमि को जो है विश्व पर्यटन सूची में शामिल किया जाए, ताकि विश्व के जो भी लोग आए उनको इसकी मालूमात और पूरा इतिहास रहे। तो इसके लिए हम पूरे भारत में सभी राज्यों में राज्यपाल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भेज रहे हैं और सभी राज्यों में मीटिंग कर रहे हैं भारत के। तो 13 अक्टूबर को मैं मुंबई आ रहा हूँ। सभी महाराष्ट्र के हमारे जो कमेटी के पदाधिकारी हैं और जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, उन सभी कार्यकर्ताओं से मैं एक मीटिंग में मिलूंगा और अपनी बात को रखूंगा। और ये मीटिंग है आज़ाद मैदान मराठी पत्रकार सभागृह में, तो 3 बजे से ये कार्यक्रम है। तो मैं सभी महाराष्ट्र के हमारे अनुयायियों से, सभी कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से ये अपील करता हूँ कि सभी लोग वहाँ पर मीटिंग में पधारें और मुलाकात भी होगी और आपसे बाबा साहब अम्बेडकर के स्मारक दिल्ली के लिए जो आंदोलन चल रहा है उसकी बात भी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। इधर राजधानी के होटल सयाजी में ऑर्गेनिक फूड प्रोड्यूसर एंड मार्केटिंग एजेंसी का को-फेडरेशन द्वारा एक समिट का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में कमल पटेल कृषि मंत्री शामिल हुए। वो ये चाहते हैं कि वो किसानों के साथ एक समझौता मात्र हो जाए कि जिसमें मैं आपको पैसा अग्रिम दे दूं, मैं आपको जो है वो टेक्नोलॉजी अग्रिम दे दूं, मैं आपको जो है वो डॉक्टर की सहायता जो है अग्रिम दे दूं, लेकिन आप जो है मार्केट के दाम से उस जो आपकी पैदावार होगी उसको मेरे कंपनी को आप बेचें। यही एक समझौता है जो कि न किसानों के लिए नुकसानदायक है ना दूसरे लोगों के लिए नुकसानदायक है और वो फायदेवर की बात है। तो मैं समझता हूँ कि उस दिशा में अगर हम प्रगति करें और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को हम लागू करें तो कोई वजह नहीं है कि जो है वो
मध्य प्रदेश के किसान को लाभ होगा, बल्कि पूरे देश के किसानों को लाभ होगा। वो हमारे देश में जो है वो अपिटा जैसी संस्थाएं हैं या दूसरे हैं कि जो निर्यात के क्षेत्र में लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि किस प्रकार से आपको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाना है, जिसमें ऑर्गेनिक की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक के जो है वो दाम जो है 25% से लेकर के और 100% तक जो है वो अधिक है बजाय दूसरे मार्ग में। स्विट्जरलैंड, स्वीडन, जर्मनी, अनेक देश इस प्रकार से हैं कि जो टोटली शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम द कन्वेंशनल फूड टू द ऑर्गेनिक फूड। और अगर हम इस प्रकार से अगर लोगों की सहायता करें, हैंड होल्डिंग करें, तो कोई वजह नहीं है कि किसानों को लाभ मिलेगा। और नाबार्ड को मैं निवेदन करना चाहूँगा आपके माध्यम से भी कि भाई अगर वो ODOP स्कीम को लागू करें, लोगों को इसका पूरा जानकारी अगर लोगों को दें और दूसरी संस्थाएं भी अगर आगे आ जाएं, तो मैं समझता हूँ कि देश के अंदर में निश्चित तौर से एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। और जो हमारे सामने यहाँ पे जो कृषि प्रधान बच्चे बैठे हुए हैं जो कृषि के जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं, या उसमें मैं समझता हूँ उनके लिए एक भविष्य जो है वो सुनहरा भविष्य बन करके आ जाएगा। भोपाल में एक समिट यहाँ संपन्न हुई है आयुर्वेद के संबंध में। एक निजी होटल में मैं इस समय मौजूद हूँ, अक्षर दुनिया के लिए सुमेध वाघमारे हमारे साथ इस समय मौजूद है। भूमिशा ऑर्गेनिक भोपाल से मैम, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहिए, आपने एक स्टॉल लगाया है यहाँ पे, कितने प्रोडक्ट हैं, कहाँ क्या क्या प्रोडक्ट है आपके? जी, मैं भूमिशा ऑर्गेनिक्स की फाउंडर हूँ और प्रतिभा तिवारी नाम है मेरा। और यहाँ पे हम लोगों ने एपिडा के साथ मिलकर एक स्टॉल लगाया हुआ है। और यहाँ पे हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे जैविक प्रोडक्ट्स हैं। और ये सारे जैविक प्रोडक्ट्स और साथ में हम लोगों ने आयुर्वेद से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स हमारे डेवलप किए हैं, वो भी हमारे यहाँ पे स्टॉल में मौजूद थे। तो हमने उसमें से मिलेट की कुकीज़ बनाई हैं, बाकी अनाज, दालें, चावल और जितने भी मसाले हैं ये सारे हमारे उपलब्ध होते हैं हमारे भूमिशा ऑर्गेनिक में। इसकी हम लोग प्रोसेसिंग भी करते हैं, किसानों से लेकर के हम प्रोसेसिंग करके इसको पैक करके सेल करते हैं। भविष्य में आपकी क्या योजना है? भविष्य में हमारी यही योजना है कि हमको एपिडा और दूसरी बॉडीज़ का सपोर्ट मिलता है तो डेफिनेटली हम इसमें एक्सपोर्ट के ऊपर जाएंगे। और साथ में एक्सपोर्ट के साथ साथ हम लोग ये कोशिश करेंगे कि अब हम लोग किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़कर अपने साथ उन्हें ज़्यादा कमाई की ओर लेकर के जाएं। और अभी हम लोग जैसे बायबैक कम किसानों के साथ कर रहे हैं, मैं अभी एक ये बड़ा ग्रुप बना करके इनके साथ बायबैक कॉन्ट्रैक्ट करूँगी ताकि इनको भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो पाए। जैसे कि भविष्य ऑनलाइन का है, सभी व्यापारी अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन में बेचते हैं, किस तरह से आप ऑनलाइन में अपना प्रोडक्ट बेचते हैं? अभी हमने अपनी वेबसाइट डेवलप की है जो जल्दी लॉन्च हो जाएगी। इसके बाद हम अपना एक मार्केट प्लेस डेवलप करेंगे और साथ में हम बहुत सारे ऐसे बिजनेस मार्केट प्लेस है जहाँ पर अब बहुत जल्दी हम लोग उपलब्ध हो जाएंगे। किस तरह से आप अपने साथ किसानों को जोड़ेंगे? अभी मैं किसानों को डायरेक्ट, हम जैसे कि जहाँ के हमारे किसान जुड़े हुए हैं उनको जब भी फ़ायदा होता है तो वो दूसरे लोगों को बताते हैं। और जब वो दूसरे लोगों को बताते हैं तो वो किसान हमारे साथ जुड़ करके काम करना चाहते हैं। तो जब वो हमारे साथ काम करते हैं तो सबसे पहले हम उन्हें जैविक की जानकारी देते हैं, फिर उन्हें हम धीरे से सर्टिफिकेशन के बारे में समझाते हैं। अगर वो सर्टिफिकेशन करने में सक्षम नहीं होते हैं तो हम उनका ग्रुप सर्टिफिकेशन करवाते हैं जो हमारे अंडर में होता है। और इस ग्रुप सर्टिफिकेशन के साथ हम उनको अपने साथ जोड़ लेते हैं। तो दर्शकों, ये थी हमारे साथ फाउंडर प्रतिभा तिवारी जी, जिन्होंने अपने कंपनी के बारे में बहुत सारी जानकारी दी, बहुत सारी लाभकारी इनकी योजनाएं है। हमारा चैनल इनको अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है। राजधानी के ही युवाओं द्वारा बनाया गया कबाड़ी वाला ऐप के संबंध में चर्चा की हमारे विशेष संवाददाता सुमेध वाघमारे ने उनसे, और जाना कि किस तरह से उन्होंने इस ऐप की शुरुआत की और क्या कुछ उनके मन में चल रहा था जब उन्होंने ये ऐप बनाने का सोचा। तो आपको लिए चलते हैं सीधे हमारे विशेष संवाददाता सुमेध वाघमारे के पास। अक्षर दुनिया की इस विशेष पेशकश में आज हम आपको दो युवाओं से मिलवाना चाह रहे हैं। सबसे पहले मैं अपना नाम बताऊं, मेरा नाम सुमेध है और इस समय मैं दो युवा जिनके दिल में आग है उभरता हुआ ज्वालामुखी है। सबसे पहला नाम अनुराग असाटी, दूसरा नाम कविंद्र रघुवंशी। कुछ साल पहले इन्होंने एक ऐप का निर्माण किया था, उस ऐप का नाम था दी कबाड़ी वाला। आज मैंने पेपर में पढ़ा और शायद इनको कुछ अवार्ड भी मिला है। मेरे मन में आया कि चलो आज इन दोनों की इंटरव्यू ली जाए। तो स्पेशली मैं अपने कैमरामैन को लेके इनके ऑफिस में आया हूँ और मैं दर्शकों आपको बताना चाहूंगा इनका जो कबाड़ी वाला ऐप है इनके बारे में विस्तार से। तो सबसे पहले अनुराग जी, मेरा चैनल में स्वागत है
और आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है। तो आप दोनों से मैं पूछना चाहूंगा कि दी कबाड़ी वाला जो ऐप बनाया है, इसके पीछे आपकी सोच क्या है, कैसे के इस ऐप का निर्माण हुआ है, और जिस हिसाब से ये जो ऐप्स जो है वो भोपाल में सक्सेस है, तो इसकी कहानी क्या है, सबसे पहले आप बताइए। तब ऑनलाइन ऐसा कोई प्लेटफॉर्म था नहीं कि हम कबाड़ बेच सके, कुछ कर सके। तो हम लोगों के स्पेशली अनुराग के दिमाग में थॉट आया कि सर क्यों ना इस तरह की सर्विस लोगों को दी जाए, क्योंकि उन्हें पर्सनली फील किया हुआ कभी कि इस तरह की कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है और लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इस थॉट के साथ 13-14 में हमने एक छोटा सा एक वेब पोर्टल बनाया था और सडनली हमें देखने को मिला कि भोपाल जैसी छोटी सिटी में ऐसे कई लोग हैं जो इस तरह की लोग सर्विसेज के लिए डिमांड करते हैं और उनको इस तरह की सर्विसेज की नीड है। तो 13-14 में जब इंटरनेट और लोग इतने अवेयर नहीं थे, तब भी कई लोगों ने हमें अपने घर से कबाड़ के पिकअप की रिक्वेस्ट डाली। तो हमें लगा कि इस पर्टिकुलर चीज़ में को एक्सप्लोर कर सकते हैं और काम कर सकते हैं और उसको बेहतर बना सकते हैं। इनिशियली हमें कोई नॉलेज नहीं था, बट ग्रेजुअली हमने चीज़ों से सीखा, लर्निंग की और धीरे धीरे उसे एक बिजनेस मॉडल के रूप में डेवलप किया। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, आपका ड्रीम क्या है? हम लोग का ड्रीम बहुत सिंपल है कि हम ये चाहते हैं कि जितने भी रैक पिकर्स जो वेस्ट पिकर्स हमारे यहाँ काम करते हैं और उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, वो क्योंकि रोड पे यहाँ वहाँ कचरा बीनते रहते हैं, उनको वो फैसिलिटी दी जाए, उनको वो रोज़गार दे पाए। अभी तक कबाड़ी वाला के साथ लगभग 350 लोग काम करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से रैक पिकर्स जुड़े हुए हैं, जिनको हम वो सुविधा वो प्लेटफॉर्म देते हैं कि उन्हें रोड पे नहीं भटकना पड़े और यहाँ पर आके हमारे जो एक सेंटर्स हैं वहाँ पर आके काम करें और कचरा जो रिकवर कर सकते हैं, रिसाइकेबल वेस्ट, उसको रिकवर कर पाएँ। तो हमारा मेन मकसद यह है कि जितना भी हम एनवायरनमेंट को सेव कर पाएँ और रोज़गार दे पाएँ। हमारा ड्रीम बहुत सिंपल सा है कि रोज़गार जितना ज़्यादा हो पाए और हम अपने पर्यावरण को जितना बचा पाएँ, वही हमारी जीत होगी। समाज के लिए क्या योगदान रहेगा आपका? समाज सेवा किस तरह से रहेगी आपकी? हम लोग को नहीं लगता कि हम लोग कोई बहुत बड़ा कुछ योगदान कर रहे हैं। हम अपने लेवल पर जितना कर सकते हैं हम लोग बस इतना करना चाहते हैं कि जितना भी हमें दिखता है, जितने भी लोग हमें दिखते हैं, उनको अवेयर कर पाएँ, उनको ये बता पाएँ कि अपना कचरा जो रिसाइकल हो सकता है उसको फेंके नहीं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकल कराएं, क्योंकि उससे दो चीज़ें फ़ायदे होंगी। एक तो पर्यावरण भी बचेगा और रोज़गार भी मिलेगा। जैसे भारत सरकार का डेटा है कि भारत में सिर्फ 23% रिसाइकलिंग होती है, बाकी 77% हम कचरा फेंक देते हैं या लैंडफिल में चला जाता है। उसके लिए अगर हम उस कचरे को बचाएंगे तो रोज़गार भी बचेगा, पर्यावरण भी बचेगा। तो हम ये एक योगदान हमारी तरफ से छोटा सा भी होगा, वो हम लोग अपनी तरफ से करना चाहते हैं। युवाओं को क्या संदेश है? जैसे कि हमारा जो युवा है आज नौकरी के पीछे भाग रहा है, प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर की ओर जोर दे रहे, क्या कहना है आपका? जो हमारे देश का और माननीय मोदी जी का जो हमारा एक नेतृत्व है कि उसमें वो चाहते हैं कि हम खुद अपना सेल्फ काम करें और स्टार्टअप इंडिया को बढ़ाएं। इसके लिए मैं यही कहना चाहता हूं कि हम लोग देखते हैं कि आसपास, क्योंकि हम एक डेवलपिंग नेशन है और हमारे पास बहुत सारा स्कोप है, अपॉर्चुनिटी है कुछ ना कुछ करने की। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या है आपके आसपास, और बहुत प्रॉब्लम है। जैसे हम लोग को एक लगा कि कबाड़ हम लोग एक प्रॉब्लम है जिसका हम लोग को सॉल्यूशन ला सकते हैं, आपके आसपास भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होगी, तो उसके सॉल्यूशन के लिए आप काम कर सकते हैं। तो बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर, ना कि आप ये देखें कि लोग क्या कर रहे हैं या उनको देख के कुछ करें। आपको लगता है आपको कुछ करना चाहिए तो आप उस परेशानी का सॉल्यूशन ढूंढें, वो लोगों के लिए सॉल्यूशन होना चाहिए और आपका बिजनेस बन सकता है। कबाड़ी वाला ऐप से नागरिक कैसे जुड़ेंगे? कबाड़ी वाला ऐप से लोगों को जुड़ने के लिए हमें 3 तरीके से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि एंड्रॉयड और ऐप स्टोर दोनों में अवेलेबल है। इसके अलावा ऑन कॉल भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इन दोनों तरीके से कोई भी इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी B2B कस्टमर हमें रिक्वेस्ट कर सकता है। एक बार हमारे पास रिक्वेस्ट आ जाने के बाद हम उसको प्रॉपर तरीके से अपने हिसाब से उसको शेड्यूल करते हैं अपने पिकअप एग्जीक्यूटिव के लिए। वो उनके घर जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन लेके जाते हैं। कस्टमर के पास दोनों ऑप्शन होते हैं, वो कैश में भी पेमेंट ले सकता है और इसके अलावा वो कैशलेस पेमेंट भी रिसीव कर सकता है। उसके कन्वीनियंस के हिसाब से उसके सामने उसको मटेरियल को पे करते हैं और उसके सामने उसका जो भी अमाउंट होता है उसे पे करते हैं। कस्टमर को पता चलता है कि उस पर्टिकुलर मटेरियल की वैल्यू क्या है। इसके बाद हमारे ऐप से वो ये भी देख सकता है कि उसने एनवायरनमेंट को क्या कंट्रीब्यूट किया है, कितने पेड़ बचा है, कितनी ग्रीन एनर्जी सेव किया है, कितना ऑयल और लैंडफिल को सेव किया है। वो सारे का सारा डेटा हम हर कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, सो दैट वो अवेयर हो जाए कि उसने जो भी मटेरियल सेल आउट किया उसको कितना एनवायरनमेंट को कितना उसने अच्छा काम किया एनवायरनमेंट के लिए। सर, युवाओं को कैसे जोड़ेंगे आप अपने साथ?
युवाओं को हम लोग काफ़ी तरीके से जोड़ते हैं, जैसे कि हमारा खुद का प्लेटफॉर्म है, टेक प्लेटफॉर्म है। हम लोग चाहते हैं जो भी लोग अपने शहर में अपना ये कबाड़ का काम करना चाहते हैं और टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो वो हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है thekabadiwala.com, इसमें ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है। उस पर संपर्क करके वो जुड़ सकते हैं, अपने शहर, अपने गाँव, अपने इलाके में काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो जुड़ सकते हैं। और अगर हमारे साथ भी नहीं जुड़ना चाहते हो तो वो अपने खुद के लेवल पर लोगों को जागरूक कर सकते हैं। अपने कॉलोनी, अपने गांव में एक शुरुआत कर सकते हैं जहाँ पे लोगों को जागरूकता फैलाएं कि आप अपना कबाड़, कचरा, गीला कचरा, सूखा कचरा नहीं मिलाएं और उसको सेग्रीगेट करें और प्रॉपर रिसाइकलिंग कराएं। आपको एक अवार्ड भी मिला है, जैसे कि मैंने पढ़ा है, आज ही पेपर में पढ़ा है। वो क्या अवार्ड है, कौन सी गवर्नमेंट ने, मतलब कहाँ से मिला है? तो ये एक कंपटीशन हो रहा था, चैलेंज हो रहा था, जिसमें फ्रांस गवर्नमेंट और हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है, इन्होंने कंपटीशन एक अरेंज कराया था। एक चैलेंज था जिसमें भारत से एक इनोवेटिव आइडियाज़ मंगाए थे, जिसमें 244 एप्लीकेंट्स आए हुए थे। इसमें टॉप 10 में द कबाड़ीवाला चुना गया है और कल ही उसका दिल्ली में हमें मिनिस्टर के थ्रू हरदीप सिंह पुरी जी के साथ और कैलाश किशोर जी के ने हमें उसे सम्मानित किया है, जिसमें द कबाड़ीवाला को 25 लाख रुपए की राशि का अवार्ड मिला है। और उसमें टॉप 10 स्टार्टअप जिन्होंने इनोवेटिव वे में स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज में जीत हासिल की है, तो वो अवार्ड दिया गया। अनुराग जी, जैसा कि हर युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, किस तरह से आपको परेशानी है ये स्टार्टअप होने में, क्या कुछ बता पाएंगे आप? तो हमें ऐसा लगता है कि स्टार्टअप अपने आप में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आप एक ऐसी परेशानी को ढूंढ लेते हैं जिसमें समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, इस देश के लिए आप कुछ एक सॉल्यूशन लेके आना चाहते हैं। और जब किसी अलग रास्ता पकड़ लेते हैं तो आपको कहीं परेशानी इतनी चैलेंजेस का जो सामना करना पड़ता है वो तो होंगे ही, क्योंकि आप एक नया बिजनेस करना चाहते हैं। उस बिजनेस में आप कैसे सेटअप करेंगे, जो हमारी एक जर्नी रही, हम लोग को पता नहीं था कि कबाड़ की दुनिया में कबाड़ किस तरीके से रिसाइकल होता है, कबाड़ जाता कहाँ है, कबाड़ कलेक्ट कैसे करते हैं। तो ये चैलेंजेस हैं, लोगों को ये बताना है कि अब कबाड़ भी आप ऑनलाइन बेच सकते हो, लोगों को नहीं पता है। तो ये सारे चैलेंजेस थे। कबाड़ कौन सा होता है, प्लास्टिक बहुत सारे प्रकार की होती है, पेपर प्रकार के होते हैं, मेटल है, ई वेस्ट है। तो ये सब जानना हम लोग को खुद 2-3 साल लग गए समझने में कि हम लोग कैसे कबाड़ को देखेंगे, किस रेट पर खरीदेंगे, किस रेट पर उसे रिसाइकल करेंगे, क्या होगा। तो डेली का चैलेंजेस होता है। हम लोग ने काफ़ी बार ऐसा कबाड़ खरीद लिया जिसका प्राइस कम था, लेकिन हमने ज़्यादा पैसा दे दिया उसको। हमको नहीं पता था कबाड़ जाएगा कहाँ, हमारे गोडाउन पे पड़ा है, लेकिन हमें नहीं पता किसको देना है। जैसे बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लोगों को बताना कि आप कबाड़, क्योंकि कचड़ा कबाड़ एक ऐसी चीज़ है, लोग गीला सूखा मिला देते हैं, उनको बताना है कि आप सूखा नहीं मिलाना है, आपको आप रिसाइकल कर सकते हैं। अवेयरनेस एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बिजनेस नॉलेज एक चैलेंज है। तो ये चैलेंजेस तो आएंगे ही, बट अगर आपने ठान लिया, आप पैशनेट हैं उस आइडिया को लेके कि जो आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो हमें नहीं लगता कि कोई भी चीज़ मुश्किल है, आप ज़रूर कर सकते हैं। बस आपको टाइम देना होगा, लगन से मेहनत करनी होगी, तो ज़रूर आप सफल हो सकते हैं। परिवार का साथ कैसे रहा, परिवार का, दोस्तों का, किस तरह से आप उनको देखते हो? हम लोग आज जो भी हैं तो परिवार की मदद की वजह से ही हैं। अगर परिवार हमारा सपोर्ट नहीं करता तो हम लोग शायद आज यहाँ होते भी नहीं, क्योंकि परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और हम लोग जिस सेक्टर में हैं, कबाड़ का काम कर रहे हैं, तो अगर परिवार का सपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि लोग जिस तरीके से देखते हैं कबाड़ी वाला को, जिस तरीके से देखते हैं, जिस नज़र से देखते हैं, वो हम सब जानते हैं। हमारा पर्पस ये था कि लोगों का नज़रिया बदल सके और लोगों को ये बता सके कि कबाड़ी वाला जिस नज़र से हम देखते हैं वो वैसा नहीं है, वो भी अपना काम कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। तो ये हमारा नज़रिया था और इस तरीके से हमने काम किया और हमारे परिवार ने बहुत सपोर्ट भी किया। और सर उस पर थोड़ा और ऐड कर पाएंगे। सहयोग मिला परिवारों का, दोस्तों का, क्या प्रतिक्रिया रही जब आपने शुरू में एक काम शुरू किया है? समाज ने किस नज़र से देखा आपको? जब हमने काम शुरू किया था तो शुरू में तो परिवार का यही था कि भाई आपने डिसीजन लिया है तो आपको, अगर आप हमको आप पे फेथ है, अगर आप सोच रहे हो आपको करना है तो हमारा सपोर्ट है और आप करिए, आपको जितना टाइम भी चाहिए हम आपको सपोर्ट करने तैयार हैं। सो परिवार ने हर समय पे हमें सपोर्ट किया, हमें जो भी ज़रूरत थी मेंटली और फिजिकली हेल्प करने की, वो हमें सपोर्ट किया पूरे टाइम। और परिवार के सपोर्ट के कारण ही आज हम जो हैं जहाँ हैं इस पोजीशन पे हम अपना काम कर पा रहे हैं। और हमने कोई भी जब किसी नए काम को स्टार्ट करता है तो उसे शुरू में टाइम लगता है, उसको मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उसको फंड्स की ज़रूरत होती है, और बगैर परिवार की वो चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं। तो हम दोनों को इस चीज़ में पूरा सपोर्ट मिला अपनी फैमिली का, और उसी की वजह से हम आज यहाँ पर हैं। चूँकि आप दोनों सफल है, अपनी सफलता के पीछे अपना किसे योगदान देंगे? हमें लगता है कि हम दोनों में एक चीज़ कॉमन थी कि हम दोनों ने बहुत मेहनत की। तो अगर हमें सफल होना है किसी भी काम में तो मेहनत चाहिए, डेडिकेशन चाहिए। ये दोनों
मतलब अनुराग की जो पॉजिटिव चीज़ थी वो भी बहुत फ़ायदेमंद रहा। जैसे कि हम लोगों ने अपने काम को डिवाइड कर लिया था, हम दोनों अपने काम में व्यस्त थे। जो चीज़ अनुराग देखता था वो मुझे नहीं देखना पड़ता था, जो मैं देख रहा हूँ उसमें अनुराग को इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता था। सो एक चीज़ कॉमन थी कि दोनों ही हार्डवर्किंग थे, दोनों ही पैशनेट थे, और ये किसी भी स्टार्टअप में किसी भी काम को शुरू करके उसे आगे ले जाने के लिए ज़रूरी है कि आप मेहनती हों, आप डेडिकेटेड हों, आपका एक विज़न हो, और उस विज़न को करने के लिए आपको अपने अंदर वो क्षमताएं डेवलप करनी पड़ेगी। तो वो समय समय पे हम लोगों ने किया। हम लोग लकी थे कि हम जो एक दूसरे की कमियां थी वो हम दोनों उसके पूरक बने। तो ये अगर किसी भी बिजनेस में कोई भी काम शुरू करता है तो ये उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसकी टीम कैसी है। ये बहुत मायने रखता है कि वो अकेला जा रहा है या उसके साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, उनका माइंडसेट क्या है। अगर सब लोगों का माइंडसेट पॉजिटिव है और सब एक साथ एक जैसा सोचते हैं तो मुझे लगता है कि चीज़ें आसान हो जाती हैं, और वैसे ही हमारे साथ है। दी कबाड़ी वाला एक ऐप, एक तरफ अनुराग असाटी, एक तरफ कविंद्र रघुवंशी। मेरा आप दोनों से एक सवाल है, दोनों का मिलन कैसे हुआ, कैसे आप इकट्ठा है, ये क्यों सोचा आपने कि हमें यही काम करना है? वो कुछ ऐसी कहानी है कि अनुराग के जो बड़े भाई थे और वो मेरे कॉलेज स्टूडेंट रहे, और उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम अनुराग से इंट्रोड्यूस किया था। जब हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे तो अनुराग एज ए स्टूडेंट ने ज्वाइन किया था, बट मैंने देखा कि ये बंदा काफ़ी डेडिकेटेड है, अपने काम के प्रति काफ़ी पैशनेट है। और जब फर्स्ट टाइम ये एक कंसेप्ट को लेके आया कि क्या हम इस पर काम कर सकते हैं, सो डे वन से जब हमने काम शुरू किया तो हमें कभी भी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ा। सो वो हमारी इनिशियल जर्नी थी। हम एज अ टीचर स्टूडेंट मिले थे, बट जब हमने साथ धीरे धीरे काम किया, साथ में इस बिजनेस को आगे बढ़ाया, तो जो कमियां थी, जो हमें रिक्वायरमेंट थी एक दूसरे के जो मैंने अभी आपको बताया कि हम लोगों ने अपने काम को डिवाइड किया और अपने काम को जिम्मेदारी से लीड किया, और यही वजह है कि हम अभी यहाँ पर हैं और आगे और जाएंगे। वाला ऐप के को फाउंडर अनुराग असाटी प्लस कविंद्र रघुवंशी, जिन्होंने जोश और जज्बे को जगाकर एक ऐप का निर्माण किया है, और इनका ऐप लाखों युवाओं को प्रेरणादायक है। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए अक्षर दुनिया वेब चैनल के साथ। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।